गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशान, लेसिचन और जिंजूशन वहाँ बैठ के बस पैक पे पैक मारे ही जा रहे थे और ऐसे ही बातें करते करते गलती से जिंजूशन के मुंह से निकल जाती है वेओशान को सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के कारण इस कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा था, वरना वेओशान यहाँ से कभी नहीं जाता, नहीं यालनी भी। लैनवांग जी ये बात पकड़ लेता है और पूछता है कि कौन सी बात, ऐसा क्या हुआ था कि वेओशान को यहाँ से जाना पड़ा। जिंजूशन अब बात बदलते हुए कहता है कि कुछ नहीं, वो इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं, तुम उसे छोड़ो। लैनवांग जी कहते हैं कि नहीं, इम्पोर्टेंट हो या फिर ना हो, वो मेरे वेओशान से जुड़ी है तो मैं वो बात जान के रहूँगा। हाँ भाई, जिंजूशन कहता है कि वो मुझे नींद आ रही है तो अच्छा अब मैं चलता हूँ। वहाँ पर लैनवांग जी जिंजूशन को पकड़ लेता है और कहता है कि पहले मुझे बताओ कि आप बोल क्या रहे थे वेओशान के बारे में, मुझे सब कुछ जानना है। वहाँ पे जिंजूशन कहता है कि वो पीछे से यानली कहती है कि मैं बताती हूँ। यानली को देख के जिंजूशन पूछता है कि तुम यहाँ। यानली कहती है कि मैं पानी पीने उठी थी तो देखा कि इस कमरे की लाइट ऑन है और यहाँ पे तो पूरी महफिल जमी हुई है। यानली अब आती है और वहाँ काउच पे बैठ जाती है और कहती है ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि हम लोग इस चाइना को छोड़ के अब्रॉड क्यों चले गए थे। वैसे तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मैं, जियांग चैंग और वेओशान तीनों यहाँ से दूर हमारे अंकल के पास अब्रॉड में पढ़ने जाएंगे। जी कहता है फिर आप गए ही क्यों जब आपका मन में ही नहीं था, ना ही आपने सोचा था। जियांग यानली कहती है कि कई हालात ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद तय नहीं कर सकते। जिंजूशन कहता है कि और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें हम चाह के भी रोक नहीं सकते और जिस चीज़ को हम मिटाने की कोशिश करें वो दाग बन के हमारी ज़िंदगी में रह जाता है। लैनवांग जी कहते हैं कि पहले मुझे ना बंद करो और साफ साफ कहो कि क्या बात है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जियांग यानी अब बताना चालू करती हैं कि सबसे पहले जब मैं और जियांग चैंग हुए थे, हमारी सबसे ज़्यादा फैमिली बहुत खुश थी और हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी मम्मा की तबीयत में जो बेबी है वो बहुत जल्दी बाहर आए। हम उससे बातें करते थे और सब बताते थे कि हमारे पूरे दिन में आज हमने क्या क्या किया, जैसे कि हमारी रोज़ का हो गया था। फिर मदर की डिलीवरी डेट पास आई, तब वेओशान की डिलीवरी डेट पास आकर निकल चुकी थी, बट ये डिलीवरी डेट पे वेओशान हुआ नहीं। और एक दिन मदर घर में ही काम कर रही थी तो अचानक से उन्हें अपना लीवर पेन स्टार्ट हुआ और हम एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। उस समय घर में डैड नहीं थे, वो ऑफिस गए हुए थे और उनका कॉल नहीं लग रहा था और घर में सिर्फ मैं, जियांग चैंग और मदर थे। हमारे घर में उस टाइम पे कोई सर्वेंट नहीं था। दोपहर के टाइम पे सारे सर्वेंट्स घर चले जा चुके होते हैं अपने अपने घर में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। फिर हम लोगों ने जल्दी से मिस्टर लैन को कॉल कराया क्योंकि अंकल हमारे घर के पास रहते थे। वो आए और मदर को लेके हॉस्पिटल गए, वहाँ पे ही फादर भी आए। जब वहाँ पे वेओशान का बर्थ हुआ सब लोग बस उसे देख के मेमोराइज हो गए थे। वो बिल्कुल एंजल की तरह था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हमारे घर में एक एंजल आ गया है। वो इतना ज़्यादा प्यारा था, सब तो बस उस पर से नज़र ही नहीं हटा पा रहे थे और डॉक्टर भी उसको मारने से पहले सोच रहा था कि इस एंजल को मारूं या फिर ना मारूं। वे बच्चे रोते हुए आते हैं और यहाँ वेओशान हंसते हुए मुस्कुरा रहा था और पैदा होते ही अपना अंगूठा चूस रहा था। वहाँ पर डॉक्टर भी हंसते हुए कहते हैं कि बच्चों को सिखाना पड़ता है कि भूख लगे तो कौन सा साइन देना चाहिए, और इसे देखो इतना मौका है कि खुद ही सीख गया। और उसके बाद मदर के डिस्चार्ज होने के बाद हम सब घर आ गए। वहाँ पे हम मदर के साथ साथ वेओशान का भी बहुत ध्यान रख रहे थे। जहाँ पे हमारी लाइफ बिल्कुल सही जा रही थी, बट जैसे जैसे वेओशान बड़ा होने लगा उसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा खूबसूरत होने लगी और तब हमें मालूम चला कि वो एक ओमेगा होने के साथ साथ एक डोमिनेटिंग ओमेगा है जो किसी भी अल्फ़ा को अपने इशारों पर नचा सकता है। यहाँ पे अल्फ़ाज ओमेगा को नचाते हैं, बट यहाँ एक पहला ओमेगा ऐसा है जो ऐसी पावर रखता है जो अल्फ़ाज को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अल्फ़ा भी वेओशान के फेरोमोन्स के कंट्रोल से बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं सकते। अगर वेओशान चाहें तो वो उन्हें छू सकते हैं, अगर वेओशान ना चाहें तो किसी अल्फ़ा की इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसे छू सके। ये बात जानने के बाद से हम वेओशान का और ज़्यादा ध्यान रखते थे, पर पता नहीं कैसे वैन फैमिली को ये राज मालूम चल गया कि वेओशान एक डोमिनेटिंग ओमेगा है
और वो हर बार कोशिश कर दे हमें व्यवसाय से दूर कर सके, क्योंकि उन्हें ऐसा ओमेगा चाहिए जो सिर्फ उनकी फैमिली को आगे बढ़ा सके। अगर ये बच्चा उनकी फैमिली में जाएगा और आगे चल के उनकी फैमिली को आगे बढ़ाएगा तो ये उन्हीं के लिए बहुत अच्छी बात है। टॉम और वैन फैमिली उस समय कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी जिनके लिए उन्हें व्यवसाय चाहिए था। इलीगल बिजनेस जिसके बारे में कोई जानता नहीं, ऐसे ड्रग्स जो किसी को भी मदहोश कर दे, किसी भी अल्फा या फिर ओमेगा को इतना पागल कर दे कि वो एक दूसरे के साथ सेक्स करे बिना रह ही ना पाए। अगर वो ऐसा ना करे तो इस ड्रग्स का कोई तोड़ ही नहीं है। जी कहता है तो फिर आगे क्या हुआ? जांग कहती है फिर होना क्या था। एक दिन पता नहीं कैसे हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि उन लोगों ने वेओशन को किडनैप कर लिया। वेओशन किडनैप था, हम उसे पूरे घर में ढूंढ रहे थे, हर जगह हम वेओशन को ढूंढ चुके थे, बट वो कहीं हमें मिल ही नहीं रहा था। उस समय वो बस 6 साल का था। एक 6 साल का बच्चा क्या कर सकता है? उन लोगों ने वेओशन को एक बहुत ज़्यादा ही डार्क रूम में बंद कर रखा था और उसे डराने के लिए बहुत ज़्यादा ही क्रीपी और डरावने दिखने वाले डॉग्स का उस रूम में उन्हें रख दिया जाता था और एक जगह बांध दिया जाता था। वो डॉग्स उसमें भौंकते रहते थे और पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ। वेओशन को बहुत डर लगा करता था कि कहीं वो उन्हें काट ना ले। कई बार तो उन डॉग्स ने वेओशन को काट भी लिया था। और वो डार्क रूम समय के साथ साथ वो और भी ज़्यादा डार्क होता गया। ऐसा लगता था कि ये अंधेरा बस बढ़ता है, इसमें तो कहीं रोशनी है ही नहीं। वेओशन को वो लोग फूड भी ऐसा देते थे कि बस वो जिंदा रह सके, उसके पास कोई एनर्जी ना आए या सिर्फ भागने की। हम सब ढूंढ रहे थे कि वेओशन को गायब हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं और अब तक पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। हमारे एजेंट्स कुछ पता लगा नहीं पा रहे। मदर का रो रो के बहुत बुरा हाल था और यहाँ पे हम में से कोई भी वेओशन को ढूंढ नहीं पा रहा था। तब जाके हमें 3 दिन बाद मालूम चला कि वैन फैमिली ने वेओशन को किडनैप कर लिया है और उन्होंने हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भेजा था कि अगर वो चाहते हैं कि वेओशन जिंदा रहे तो उसकी शादी हमारे फैमिली में तय कर दी जाए। उसके लिए वेओशन हमेशा उन्हीं की फैमिली में रहेगा। वेओशन की फ़ोटोग्राफ्स और वेओशन से मिलने का मौका उन्हें 1 मंथ में एक बार मिलते रहेगा। इसके सिवा वेओशन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। ये पढ़ने के बाद मैडम ये चिल्लाते हुए कहती है कि वो समझता क्या है अपने आप को, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे तो ऐसे ऑर्डर फरमा रहा है जैसे उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया होगा। वैसे जैक उसे शांत करते हुए कहते हैं कि यू शांत हो जाओ, अभी उसके पास हमारा बच्चा है। मैडम यूँ कहती है बच्चा है तो क्या हुआ, मैं उसे बचा लूँगी। जैक कहते हैं कि अगर उन्हें मालूम चल गया तो वो वेओशन को कुछ इतना ही कहते हैं। मैडम जियांग उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत कहो, वो वेओशन को कुछ नहीं करेंगे, मेरे वेओशन को कोई कुछ नहीं कर सकता, उसकी मदर उसे बचा लेगी। ऐसा कह के मैडम भी बाहर जाने लगती है। मिस्टर जियांग उनका हाथ पकड़ के रोकते हैं और कहते हैं कि यू कहाँ जा रही हो। मैडम यू कहती है कि मैं मेरे बच्चे को बचाने जा रही हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आता तुम कैसे फादर हो जब अपने बच्चे को बचा नहीं रहे हो, तुम यहाँ बैठे गए हो, कुछ करो। मिस्टर जियांग कहते हैं कि रुको मुझे सोचने दो। मैडम जियांग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती हैं कि तुम सोचते ही रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतनी वीकनेस होने के कारण वो चक्कर खा के वहीं गिर जाती है। अब मिस्टर जियांग उन्हें संभालते हैं। उसके बाद मैडम को वहाँ पे एक चेयर पे लाकर बिठा देते हैं। वहाँ पे मिस्टर लैन कहते हैं कि हमें पहले पता करना चाहिए कि उन्होंने वेओशन को रखा कहाँ हुआ है। तभी उनके पास उनका एक एजेंट न्यूज़ लाता है कि उन्हें मालूम चल गया है कि उन्होंने वेओशन को कहाँ रखा है। वो सब लोग प्लान बनाते हैं वेओशन को वहाँ पे बचाने जाने का और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। यहाँ पे मिस्टर जियांग सबका ध्यान भटकाने के लिए वैन चाओ वैन रूहान से मिलने जाते हैं उस एग्रीमेंट के साथ कि ठीक है हमें कुछ डिस्कशन करना है, उसके बाद मैं साइन कर दूँगा। और वहाँ पे पीछे से मिस्टर लैन और पुलिस जाती है वेओशन को बचाने के लिए। यहाँ पे मिस्टर जियांग उन्हें बातों में उलझा के रखते हैं और 2 घंटे के बाद आखिरकार वो लोग वेओशन को बचा के घर ले आते हैं। यहाँ पे वेओशन की हालत देख के सब लोग शॉक्ड में थे कि एक बच्चे के साथ उन्होंने कितना बुरा किया है। वेओशन की हालत देख के जल्दी से वहाँ पे हॉस्पिटल उसे एडमिट किया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, बट वेओशन इतने टाइम बाद अंधेरे से बाहर आया था तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज था। वो जब भी हल्का सा भी अंधेरा देखता वो डर जाता, रोने लगता, मदर को बुलाने लगता। उसे डॉग से नफरत हो गई, उसे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं। और वहाँ अंधेरे से वो इतने ज़्यादा डरने लग गया था
कि हमने हमारे घर में पूरी लाइट्स ऑफ करना ही बंद कर दी। कोई भी वेवशान के रूम में उसे अकेला नहीं छोड़ता है, ना ही कोई लाइट ऑफ करता है। लनवांग जी गुस्से में कहता है कि वैन फैमिली ने इतना कुछ कर दिया और अभी वो जेल में नहीं है। ये कह दिए कि क्या करें, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल जाना तो डिजर्व करते हैं बट वो जेल जाते नहीं हैं। ऐसा ही कुछ वैन फैमिली के साथ है। वो तो जिंदा रहना भी डिजर्व नहीं करते बट जिंदा है और अभी हमारे वेवशान पर नज़र रखे हुए हैं। इसलिए मदर ने हमें उससे दूर रखने के लिए वेवशान को जैसे ही ठीक हुआ था उसे ट्रॉमा से बाहर आने के लिए चाइना से दूर अब्रॉड भेज दिया हमारे अंकल के पास, जहाँ पे वेवशान को एक अलग नेचर मिला। सब उसके फ्रेंड्स थे, उसकी मस्तियों में साथ दिया। आज तक कभी भी उसकी किसी भी हरकत पे किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कोई इस पर जोर से चिल्ला दे या उसे चाटा मार दे। आज तक वेवशान ने किसी की जोर की डांट भी नहीं सुनी है। और उस दिन मियाँ की मदर वेवशान को कितना डांट रही थी, तुम्हें मालूम है हमें कितना बुरा लगा था। आज तक हमारी फैमिली ने जो हिम्मत नहीं करी वो मियाँ की मदर कैसे कर सकती है। लनवांग जी ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे अगर मालूम होता कि वेवशान के साथ ये सब हुआ है तो ऐसा कभी वो होने ही नहीं देता। वेवशान कितना खुश दिखता है और अपने वर्क के समय कितना पैशनेट परफेक्ट पर्सन भी कितने ज़्यादा दर्द से गुजरा है। मैजिशियन के लाइफ में भी इतना डार्कनेस था मुझे मालूम ही नहीं चला। इसके प्यार के जादू में इसका खोया रहा कि मालूम ही नहीं चला। इस जादू की रोशनी के पीछे भी एक अंधकार छुपा था जो मैं कभी देख ही नहीं पाया। अब उठते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि लनवांग जी मैं जानती हूँ कि तुम वेवशान को प्यार करते हो और वो भी तुम्हें प्यार करता है और मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरा भाई जिसको अपना मानना चाहता है वो उसे कभी छोड़ता नहीं है। तो तुम अपनी एक्टिंग स्किल अच्छे रखना। लनवांग जी पूछता है कि क्यों। क्रिश्चियन कहता है कि ऑफ कोर्स जैसे मैंने मेरे ब्रेकअप के टाइम में नाटक किया था वैसे तुझे भी तो करना पड़ेगा। लनवांग जी कहता है कि ब्रदर आपका ब्रेकअप के टाइम में आप नाटक कर रहे थे, मतलब वो रियल नहीं था। अब क्रिश्चियन कहते हैं कि हाँ वो रियल नहीं था, बस एक छोटी सी प्लानिंग थी। देखा कितनी अच्छी एक्टिंग स्किल है, मुझे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। वहाँ पे लनवांग जी कहता है तो फालतू में मैंने और नी मिंगचुए ने अपना टाइम आपके ऊपर बर्बाद किया आपको कंसोल करने में। लनवांग कहते हैं कि वैसे नी मिंगचुए को भी मालूम ही था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, बस एक तो ही था जैसे लग रहा था कि मैं सच में बहुत दुखी हूँ। लनवांग जी कहते हैं कि वाह मुझे अब मालूम चल रहा है कि मेरा भाई इतना अच्छा एक्टर है। लनवांग जी तो अपना मुँह ही फुला कर बैठ गया था कि मुझे बता देते मैं भी एक्टिंग में साथ दे देता, बट नहीं सबको तो मुझे प्लान से ही अलग रखना था। लनवांग कहते हैं कि ओके ओके। तो लनवांग जी पूछता है कि ये प्लान कौन का था, ये एक्टिंग का। वहाँ पे लनवांग कहते हैं कि बस किसी का था। लनवांग कहते हैं कि बस इतना समझ ले कि कोई ऐसा पर्सन था जो बहुत अच्छा है हेल्प करने में। वहाँ पे जियांग याली कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब आप सब लोग सो जाइए, बहुत रात हो गई है, और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। लनवांग जी और लैंजीचैन बेड पर लेट जाते हैं। ल्यूशियन तो याली के साथ ही पीछे पीछे बाहर निकल चुका था। अब लनवांग जी कहता है कि ब्रदर आपको क्या लगता है कि एक पर्सन अपने दिल में कितना गम छुपा सकता है। लैंजीचैन कहते हैं कि अगर मैं नाप सकता तो मैं ज़रूर नाप पाता, बट मुझे लगता है जितना बड़ा समुद्र और जितना बड़ा आसमान होता है उससे भी कई ज़्यादा एक इंसान के दिल में उसका दर्द होता है जिसे वो शब्दों में तो कभी बयां कर ही नहीं सकता। कईयों को उसकी ज़िंदगी कहानी लगती है तो कईयों को वो नाटक, बट जिस पे बीती वो जानता है कि क्या सच्चाई है और किस कदर उसने वो सच्चाई को बिताई है। फिर लनवांग जी अपने भाई को गुड नाइट कह के अब अपनी आंखें बंद कर लेता है, बट उसके दिमाग से ये सारे थॉट्स जा ही नहीं रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे किसी की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। लनवांग जी और लैंजीचैन अचानक से उठते हैं क्योंकि वो लोग रात को बहुत लेट सोए थे तो अब तक सो ही नहीं रहे थे, और अभी सुबह के बस 8 बजे हुए हैं और इतनी तेज क्यों चिल्लाए, क्या हो गया। वो लोग भागते हुए अपने रूम से बाहर निकलते हैं कि क्या हुआ है। वहाँ पे वो देखते हैं कि जियांग याली चिल्ला रही है छिपकली को देख के। वहाँ पे जियांग चेंग भी आके बहुत तेज चिल्ला के सोफे के ऊपर ही खड़ा हो जाता है। वहाँ पर लैंजीचैन तो भागते हुए जाते हैं और जियांग चेंग के पास जाके खड़े होकर उसके पीछे छुप जाते हैं और वो भी चिल्लाने लगते हैं कि हाँ मुझे भी बहुत तेज डर लगता है छिपकली से। तो अब लनवांग जी कहता है कि ब्रदर को कब से डर लगने लग गया। बढ़िया है लैंजीचैन तो जियांग चेंग से चिपकने को बहाना ढूंढ रहे थे।
लैनवांग जी जब उस छिपकली को देखता है तो अपना मुंह बनाने लगता है, यू कितनी घिनौनी दिखती है, यू। यहाँ पर लैनवांग जी को भी छिपकली बिल्कुल पसंद नहीं है। लैनवांग जी भी जाके चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो जाता है। वेओशान अंगड़ाई लेते हुए आता है और कहता है कि क्या हुआ, कोई नया गेम चल रहा है? जो सब लोग सोफे के ऊपर खड़े हुए हो, मेरे को भी खेलना है। और वो लोग जैसे सीढ़ी से वेओशान नीचे उतरते हैं कि यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। वेओशान कहता है कि क्या हुआ, अभी किसी ने बॉम्ब लगा दिया क्या, या फिर लैंड बॉम्ब लग गया? तो वो कहता है छिपकली है। वेओशान हंसते हुए कहता है कि वाह, 4 लोग छिपकली से डरे हुए हैं, वाह, इतना ज़्यादा तो कोई बंदूक से नहीं डरता जितने यहाँ पे छिपकली से डर रहे हैं। वेओशान वहाँ पे जाके छिपकली को डरा के भगा देता है। गली के जाने के बाद अब वेओशान सोफे पे मस्त स्टाइल देके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ओह, कितनी बुरी बात है कि 3 अल्फा होने के बाद भी इस घर में एक छिपकली ने अटैक कर दिया और 4 लोग डर गए। उनमें से पाए जाने वाले 3 अल्फा भी थे। वेओशान अपने हाथ को ही माइक बना लेता है और हाथ को अच्छा नहीं लग रहा था तो अपने हाथ में रिमोट पकड़ लेता है और कहते हैं कि आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। और ऐसा कह के वो जिनजूशन की तरफ माइक कर देता है। जिनजूशन कहता है कि वो मैं डरा नहीं था, वो तुम्हें बस बता रहा था कि अगर आप लोगों को इस तरीके से डर लगे तो आप क्या करें। वहाँ पे जिनजूशन की बात सुनकर वेओशान अपनी तरफ माइक लेता है, यानी कि रिमोट लेता है और कहता है तो आप लोगों ने सुना कि कैसे मिस्टर पिकॉक अपने डर को इस तरीके से छुपा रहे हैं। अब सुनते हैं हमारे दूसरे इंसान की बातें। अब वो लेक्चर की तरफ कर देते हैं रिमोट। लेक्चर कहते हैं कि वो मेरे को डर नहीं लगता है, वो तो मैं बस देख रहा था कि कहीं वो छुप कर रही है ना, मेरे को लगा था वो स्नेक है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा डर गया था। अब वेओशान अब अपनी तरफ रिमोट करता है और कहता है ऐसा लगता है इन अल्फाज को बहाना बनाने की कोई डिग्री प्राप्त है। वेओशान लैनवांग जी की तरफ करता है रिमोट। लैनवांग जी कहता है वो बहुत अगली दिखती है। वेओशान नहीं सुनते ही अपने तरफ माइक करता है और कहता है ये कहाँ से अगली दिखती है, बड़ी क्यूट दिखती है मेरे को तो। वहाँ पर लैनवांग जी सुन के कहते हैं कि किसको छिपकली क्यूट लग सकती है। वेओशान कहता है कि मुझको। लैनवांग जी कहता है तुम सच में बहुत वियर्ड हो। हाँ, वेओशान कहता है कि हूँ तो हूँ, और इतना ही वियर्ड लग रहा था तो प्यारी काय को किया था, जाओ यहाँ से, मतलब मुझे बात ही नहीं करता। हाँ पर लैनवांग जी वेओशान के पीछे पीछे जाने लगता है ना। वेओशान किचन में जाके ऊपर जाके बैठ जाता है चढ़ के और वहाँ से गाजर उठा के खाने लगता है। यहाँ पे लैनवांग जी भी उसके पास जाता है और कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था। यहाँ पे वेओशान कहता है कि नहीं, तुम्हारा तो कभी कोई मतलब होता ही नहीं है, मतलब तो मुझे निकालने पड़ते हैं। कैसे अल्फा हो तुम अल्फाज की यही प्रॉब्लम है कि हम ओमेगास की तो कभी कोई इज्जत ही नहीं करते हो। अब लैनवांग जी कहता है बट मैंने ऐसा थोड़ी ना कुछ कहा था, मैंने तो बस ये कहा था कि छिपकली क्यूट होती। वेओशान कहता है अच्छा तो मुझे तुम भी क्यूट नहीं लगते। लैनवांग जी कहता है वो तुम्हें हैंडसम हो ना। वेओशान कहता है मेरे को वो भी नहीं लगते हो। जी कहता है कि बट तुम मेरा और छिपकली का कैसे कंपेरिजन कर सकते हो। अगर मेरे को 10 में से पॉइंट भी देने पड़ते ना तो मैं नेगेटिव में उसको देता, इन्फिनिटी नेगेटिव देता मैं उस छिपकली को। वेओशान कहता है तो डूब मरो। लैनवांग जी अब वेओशान के वापस पीछे जाते जाते हुए कहता है कि इतना सुनो तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। वहाँ पे वेओशान रुक जाता है और कहता है कि कहो क्या कहना है। प्यार करो झूठा ना इश्क करो फर्जी, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, आगे मेरी जान मान लो मेरी अर्जी। तो वेओशान कहता है कि तुम एक बार बताना तुम CEO हो ना, पक्का तुम्हारे विश्वास है तुम CEO, या फिर तुम क्या पोइट वेट तो नहीं हो ना, हर बार मेरे ऊपर कोई ना कोई शायरियाँ लिखते फिरते हो। जी कहता है कि तुम्हारे पर शायरी क्या, मैं तो पूरी किताब छाप सकता हूँ, बस तुम एक बार मुझे मान तो जाओ। कहता है कि जाओ अपनी फियांसी को मनाओ, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है तो जाओ और उसके आगे पीछे घूमो, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो। मैं फिर लैनवांग जी कहता है कि मैं कोई ना कुछ तरीका ढूंढ रहा हूँ ये शादी तोड़ने की, पर अब तक मुझे वो समझ नहीं आया कि मैं कैसे कहूँ। मैंने मेम्मा से भी बात करी बट वो सुनने को खाली ही नहीं है। कहता है कि कैसे CEO तुम एक बात भी नहीं बनवा सकते एक ओमेगा से। वहाँ पर लैनवांग जी धीरे से कहता है कि तुम तो सुनते नहीं हो, वो बड़ा सुन लेगी। कहता है कि सब सुना ही आ रहा है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से सुने ना सुने मैं जरूर सुन लूंगा। इसलिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।